सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरी इस जर्नी की जो शुरुआत हुई है वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग टाइम में ही बेसिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वास्तविक रूप से मैंने पढ़ाना जो स्टार्ट किया है, जिस प्रोफ़ेशन में आज हूँ, वो मैं 2014 से लगातार यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पहले तो बहुत सारे स्ट्रगल थे, क्योंकि मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ वो कोचिंग इंडस्ट्री है। पाठशाला क्लासेस बेसिकली करता क्या है? बेसिकली पाठशाला क्लासेस कंप्यूटर और अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी स्टूडेंट लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक कोरोना से पहले का समय और एक कोरोना के बाद का समय। कोरोना से जो पहले का समय था वहाँ स्टूडेंट के पास में डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, ठीक है। स्टूडेंट के पास में केवल और केवल बुक्स होती थी और डिस्ट्रैक्शन के नाम पे बहुत कम चीज़ें होती थी, ठीक है। जब से डिजिटल चीज़ें बढ़ी है, सोशल मीडिया बढ़ा है, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम ये सब बढ़े हैं, तो किसी भी स्टूडेंट के पास में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। कभी कोई सर ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उस टाइम पे आपने खुद को कैसे संभाला? आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक जुनून है। वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाठशाला क्लासेस के फाउंडर एंड सीईओ संजय कुमार जी के बारे में, जो हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए एक रोशनी का दिया बन चुके हैं। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे उनके सफ़र, स्ट्रगल, पैशन और कमिटमेंट के बारे में। सर, स्वागत है आपका शारविन अनप्लग्ड में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरी इस जर्नी की जो शुरुआत हुई है वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग टाइम में ही बेसिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वास्तविक रूप से मैंने पढ़ाना जो स्टार्ट किया है, जिस प्रोफ़ेशन में आज हूँ, वो मैं 2014 से लगातार यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पहले तो बहुत सारे स्ट्रगल थे, क्योंकि मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ वो कोचिंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर अनएक्सपीरियंस पर्सन को चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने प्रयास किए, 1 क्लास, 2 क्लास मिलती गई और धीरे-धीरे मैंने जयपुर के ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ा और मेरे पढ़ाने से स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से धीरे-धीरे मुझे जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों में उत्साह हुआ और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद में सेलेक्ट हुए। तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिला और इसी मोटिवेशन के साथ में मैंने 2017 में मैंने पाठशाला क्लासेस जयपुर के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट स्थापित किया और विगत कुछ वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट सरकारी नौकरी में सेलेक्ट भी हुए हैं। ये एक खुशी की भी बात है। पाठशाला क्लासेस बेसिकली करता क्या है? बेसिकली पाठशाला क्लासेस कंप्यूटर और अन्य जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, हमारा टारगेट ये होता है कि जो 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद में जो भी विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की सपना रखते हैं उनकी हम तैयारी करवाते हैं। सर, आज के टाइम पे पाठशाला क्लासेस बहुत बड़ा नाम बन चुका है। इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता था और मुझे कभी-कभी ये लगता था कि जब तैयारी करते हैं, तैयारी के साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ों अन्य रिक्वायरमेंट भी होती है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुझे 2017 में जब मैं अपने टीचिंग प्रोफ़ेशन पे था, तो मुझे लगा कि अब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर देना चाहिए और वहीं से मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, स्ट्रगल तो बहुत सारे होते हैं। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और जयपुर जैसी जगह पर आकर अपने इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो पहले से आपके पास में इतनी लायबिलिटीज़ होती है, जी। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के घर से निकलने के बाद में आपके पास जैसे कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्स करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैंक लोन होता है एजुकेशन से रिलेटेड हुँ। और भी बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन मैंने तो बहुत ही एक छोटे से क्लासरूम से स्टार्ट किया है और धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आज हम ठीक है, जयपुर ही नहीं राजस्थान के एक स्थापित कोचित बन चुके हैं। तो सर, ये सिर्फ़ ऑनलाइन ही है या ऑफ़लाइन नहीं, भी? हम दोनों ही तरह की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑफ़लाइन भी, ऑनलाइन भी और हाइब्रिड मोड में भी ये क्लासेस चलती है। कभी कोई सर ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उस टाइम पे आपने खुद को कैसे सँभाला? देखिए, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और अभी कुछ समय पहले अगर आप देखें तो कोरोना महामारी आई है, जी। जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है एजुकेशन लाइन पे पड़ा है। ठीक है, जयपुर जैसे शहर में मकान मालिकों का एक बड़ा किराया,
ठीक है। स्टाफ की सैलरी, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत बार आते हैं जब जी। वैकेंसीज लगातार बहुत समय तक नहीं आती है। हुँ। और कभी-कभी जब स्टूडेंट तैयारी करने आते हैं और अपनी मेहनत करने के बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कभी-कभी ये भी लगता है कि ये प्रोफ़ेशन बहुत चैलेंजिंग प्रोफ़ेशन है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आता है। तो बाकी सारे चैलेंजेस तो हम किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी जब हम बन जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ में होता है। सर, आपके स्टूडेंट लाइफ़ का कोई ऐसा पल जिसने आपको टीचर बनने पे मजबूर किया हो? कोई ऐसा इंस्पिरेशनल स्टोरी? एक्चुअल में मैं जब खुद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में एज़ ए कंटेंट का वर्क करता था। तो वहाँ पर कई बार क्या होता था कि टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते थे, एकदम से कभी कोई इमरजेंसी आ गई। तो 1-2 बार सर ने मुझे, जहाँ पे मैं वर्क करता था, उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप डाउट क्लास ले लो। और जब मैं डाउट क्लास लेने लगा और बच्चों का फीडबैक अच्छा आने लगा, तो मुझे कहीं न कहीं अपने आप में मोटिवेशन हुआ कि मैं टीचिंग लाइन में जा सकता हूँ। और वहीं से धीरे-धीरे मैंने टीचिंग का अपना करियर स्टार्ट किया है। सर, आजकल के जो स्टूडेंट लाइफ़ में चैलेंजेज़ हैं और जो पहले के चैलेंजेज़ थे, उसमें क्या डिफ़रेंस अभी तक आपने फ़ील किया? देखिए, पहले का जो समय था, मैं कहूँ अभी स्टूडेंट लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक कोरोना से पहले का समय और एक कोरोना के बाद का समय। कोरोना से जो पहले का समय था, वहाँ स्टूडेंट के पास में डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, जी। ठीक है? स्टूडेंट के पास में केवल और केवल बुक्स होती थी और डिस्ट्रैक्शन के नाम पे बहुत कम चीज़ें होती थी। लेकिन जब से डिजिटल चीज़ें बढ़ी है, सोशल मीडिया बढ़ा है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब बढ़े हैं, तो किसी भी स्टूडेंट के पास में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जी। ठीक है? जब मैं 2008 में जयपुर आया था, वाह! उस समय भी डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी के समय में स्टूडेंट के पास में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की अन्य चीज़ भी है, ठीक है? डिजिटल के अलावा जैसे आजकल क्लबिंग सिस्टम ज़्यादा चल गया है, जयपुर जैसे शहर में मेट्रो सिटी बन गई है, जी। तो वहाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन विद्यार्थी के पास में होते हैं, जब वो जयपुर जैसे शहर में ग्रामीण परिवेश से आता है, तो सबकी इच्छाएँ होती है कि एक बार तो घूम लें, ठीक है? आगे मौका मिले या नहीं मिले, तो ये डिस्ट्रैक्शन के साथ में पढ़ाई करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता हाँ, है। मोबाइल फ़ोन तो है ही, भई मोबाइल फ़ोन आजकल हर विद्यार्थी के पास में स्मार्टफ़ोन है। तो छोटे-छोटे बच्चों के पास भी है। स्मार्टफ़ोन के साथ-साथ में उसमें फ्री इंटरनेट सेवाएँ हैं। जी। तो फ्री इंटरनेट सेवाएँ, तो उसपे लगाम रखना बहुत मुश्किल है कि आप कितना समय उसको दे रहे हैं। हुँ। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इंस्टाग्राम पे रीलें वायरल वायरल करने के चक्कर में लोग बाग अभी पढ़ाई को छोड़कर रीलें बना रहे हैं, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। जी। पहले के टाइम पे इतना नहीं पहला था। ऐसा कुछ नहीं था। डिजिटल लर्निंग के ज़माने में आप फिज़िकल कोचिंग को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? देखिए, फिज़िकल और डिजिटल लर्निंग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कह सकते हैं हम। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश जयपुर जैसे शहर में आने का मौका नहीं मिलता था, वो अभी डिजिटल लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं डिजिटल लर्निंग को लेके। जैसे कि बहुत सारी जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है और अवेयरनेस अभी भी नहीं है। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफलाइन कोचिंग में होता है, वह कंसंट्रेशन डिजिटल लर्निंग में देखने को नहीं मिलता है। विद्यार्थी जब मोबाइल फ़ोन, क्योंकि लैपटॉप सभी के पास में अवेलेबल नहीं होते, उस पे तो फिर भी कंसिस्टेंसी बनती है, कंसंट्रेशन बनता है। जी। लेकिन मोबाइल फ़ोन में क्या है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएँगे, कॉल आ जाएँगे, तो डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल लर्निंग में भी एक चैलेंज है और फिज़िकल लर्निंग तो सबसे बेस्ट है ही है, क्योंकि हम जहाँ पर क्योंकि टीचिंग का मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन, हुँ। ठीक है? डिजिटल लर्निंग केवल और केवल वन वे कम्युनिकेशन रह चुका है, जहाँ पर टीचर का रोल एज ए एक्टर के रूप में हो गया। अब किसी को कोई डाउट है तो उसको क्लियर करना उसके लिए थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जी। आपके लिए ईज़ी मोड क्या है? ऑनलाइन या ऑफ़लाइन? मेरे लिए दोनों ही मोड कंफर्टेबल है, लेकिन ज़्यादा तो ऑफ़लाइन ज़्यादा अच्छा है। जब स्टूडेंट सामने बैठे रहते हैं, तो उन्हें समझना बहुत आसान है। जी। सर, आपके लिए एक आइडियल स्टूडेंट कौन होता है? मेरे लिए आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो अपनी
पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जी। या ये नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर ले और उसके बाद में वो रेगुलर नहीं आए, कंसिस्टेंटली पढ़ाई ना करे, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्टिव उसने डिसाइड किया उसे फुलफिल करने के लिए जो उसे हार्ड वर्क करना है, वो प्रॉपर हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट कुछ भी रहे लेकिन लास्ट में सेटिस्फिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी चीज़ की तैयारी की और उसमें अपने 100% आपने दिया। रिज़ल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव बात की बात है, लेकिन आपने कितना इफ़ेक्टिव मैनर में उस एग्ज़ाम की तैयारी की है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर, पाठशाला क्लासेस की कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो? देखिए, वैसे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर स्टूडेंट्स की मेहनत ने उन्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट की बात करना चाहूँगा कि विगत कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में एक विद्यार्थी थे जिनकी एज 39.5, अप्रॉक्सीमेटली उनके 5 या 6 महीने बचे थे ओवर एज होने में। हुँ। ठीक है, उनका जज्बा काबिले तारीफ़ था, वो लगातार तैयारी करते रहे और फाइनली कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में वो सेलेक्ट हुए। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेहनत की जाए तो चाहे आपकी एज हो या कोई भी स्थिति हो, आप उस पे से निकल कर सक्सेस ज़रूर हो सकते हैं। सर, आपकी कोचिंग पाठशाला क्लासेस बिना टीम के क्या सक्सेस होती? टीम के पीछे। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्क बिना टीम के सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव मैनर में कोई भी वर्क करने के लिए जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग स्टाफ के साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ और डिजिटल के ज़माने में हुँ। डिजिटल मार्केटिंग टीम हो गई, कंटेंट टीम हो गई, इन सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और इन सभी के कोलैबोरेशन के बाद ही हम सक्सेसफुल टीचिंग करवा पाते हैं, रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बिना टीम के पाठशाला कुछ नहीं है। इवन स्टूडेंट भी पाठशाला का एक परिवार है, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो टीम ना कहकर हम कह सकते हैं कि इसकी सक्सेस में पूरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है। सर, आप एक एजुकेटर के साथ-साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आप कैसे बैलेंस रखते हैं दोनों को? देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर भी मेरा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी स्टूडेंट्स होती है और अगर मैं स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली फुलफ़िल कर पाता हूँ, तो मैं दूसरी जो ज़िम्मेदारी है उसको ऑटोमेटिकली फुलफ़िल कर पाता हूँ। तो इसलिए दोनों ही पैरेलल में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, तो अगर एक में मैं अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, तो दूसरा वर्क मेरा ऑटोमेटिकली परफ़ॉर्म हो जाता है। सर, अब आते हैं हमारे रैपिड फायर पे। देखते हैं आप कितना जल्दी आंसर करते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में? डिसिप्लिन सीखना चाहिए या कॉन्फिडेंस? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को पहले डिसिप्लिन सीखना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जी। ठीक है, इसलिए हर विद्यार्थी को अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे क्लास में रेगुलरिटी हो, पढ़ाई में रेगुलरिटी हो, ये भी एक तरह का डिसिप्लिन ही होता है। जी। जैसे जैसे डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आता जाएगा, वैसे वैसे हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। होमवर्क देना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है या स्टूडेंट से होमवर्क करवाना? देखिए, किसी को भी आदेश देना या किसी को इंस्ट्रक्शन देना बहुत आसान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टूडेंट से काम करवाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। आप एक दिन के लिए आप स्टूडेंट को कह भले ही दो कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ईज़िली इस काम को कर कर पाएगा। पाएगा। क्योंकि कमांड देना सभी के लिए आसान है, लेकिन करवाना उससे बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती, तो स्टूडेंट्स के लिए आप एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करते? देखिए, मैं जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को जो रट्टा मार पद्धति बना दी गई है, उसको चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, मैं साथ-साथ में स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ-साथ में स्किल्स भी डेवलप करना चाहूँगा कि इन फ्यूचर अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, तो स्किल्ड पर्सन बनने के साथ-साथ वो अन्य फील्ड में भी जा सके। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? एग्ज़ाम पेपर या पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड दिखाने से? देखिए, एग्ज़ाम तो एक दिन हो जाता है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत दिनों तक सदमा देता है। जी। तो इसलिए हर स्टूडेंट के लिए रिज़ल्ट एक बहुत बड़ा डर होता है, जिसे फ़ेस करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास जब बच्चा डर गया हो रिपोर्ट कार्ड दिखाने से? देखिए,
कंपटीशन फील्ड में रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, कंपटीशन फील्ड के अंदर केवल और केवल रिजल्ट होता है। कुछ मॉक ठीक है। टेस्ट या कुछ? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं मॉक पेपर लेता हूँ इनिशियल लेवल पे, बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं कि सर अभी हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम कम नंबर लेकर आएंगे तो हमें डर लगेगा। विगत अभी सूचना से एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जब ज़बरदस्ती मैंने एक स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देने के लिए मजबूर किया तो उसके पहले टेस्ट में एक ही नंबर आया, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि सर मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा कि मैं जैसे गाइड करता जा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक, रिज़ल्ट क्या होगा वो बाद की बात है। और अच्छी बात है कि लगातार मॉक टेस्ट देने से, लगातार तैयारी करने से वह विद्यार्थी सफल रूप से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में चयनित हुआ है और अभी सरकारी विभाग में कार्य कर रहा है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट है सर? देखिए, वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूँ कि सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी। और साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स की कोई ऐसी हैबिट जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो? क्लास में पढ़ाते समय मोबाइल चलाना, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि एट ए टाइम आप एक ही वर्क कर सकते हो, या तो पढ़ सकते हो या मोबाइल चला मोबाइल चला सकते हो। सकते हो। तो मुझे लगता है कि पढ़ते समय मोबाइल से जितनी ज़्यादा दूरियां बनाएं, सक्सेस उतनी ही जल्दी पास में आएगी। सर, आपके स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन का लाइफ फॉर्मूला? लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता किसी न किसी दिन ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसी बुक जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? एक बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की लिखी हुई है, विंग्स ऑफ फायर के नाम से है। वो बुक सिखाती है कि सपने वो नहीं है जो आप रात में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आप हर स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं? डिसिप्लिन। अगर आपको कोई स्टूडेंट बोले सर आज पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, बहुत बोरियत हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीचिंग आज के समय में स्टूडेंट के लिए सबसे बोरिंग काम है, और इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। और जब से डिजिटली टीचिंग होना स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। वीडियो क्लिप्स के माध्यम से, बीच बीच में क्वेश्चंस के माध्यम से, और टॉपिक से रेलेवेंट रियल टाइम एग्जांपल्स को भी देख के आप टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा टीचर वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको पढ़ा रहा है केवल। जब तक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वो किसी भी चीज़ को गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए जी। कहा भी जाता है टीचिंग एक आर्ट है। नॉलेज तो देना ही है, साथ में ये कला है, और वो ये कला आपकी इफ़ेक्टिव तब होती है जब स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल होती है, आप रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ में उसे कनेक्ट करेंगे तो वो कभी भी बोर नहीं नहीं होगा। होंगे। सर, आपसे बात करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम एक एजुकेटर से बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि एक विजनरी से हम बात कर रहे हैं। आपका कमिटमेंट, पैशन काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप जैसे लोग ही एजुकेशन सिस्टम को एक न्यू डायरेक्शन देते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका मिशन और भी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ श्रेया, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।